द प्रिलूड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। जानते हैं कि यह कविता क्या है? यह वर्ड्सवर्थ की ज़िंदगी की सबसे लंबी कविता है, जिस पर वो लगातार काम करते रहे, उसे लिखते काटते रहे। इस पर कितना काम हुआ? उन्होंने अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी इस पर काम करते हुए बिता दी, लेकिन इसे कभी पूरा नहीं किया या अपनी ज़िंदगी में छपवाया नहीं। शुरुआत में इसे क्यों लिखा गया? दरअसल यह एक ऐसी बड़ी कविता द रिक्लूज़ की भूमिका प्रिलूड के तौर पर लिखी जा रही थी। फिर क्या हुआ? यह भूमिका ही इतनी लंबी हो गई कि यह उस मुख्य कविता द रिक्लूज़ से भी ज़्यादा लंबी हो गई जिसके लिए इसे लिखा जा रहा था। इसे पूरा क्यों नहीं किया या छपवाया क्यों नहीं? शायद वर्ड्सवर्थ को खुद ही थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि यह इतनी लंबी हो गई, और यह एक वजह हो सकती है कि उन्होंने इसे पूरी ज़िंदगी में प्रकाशित नहीं करवाया। इसका इतिहास कैसा है? यह कविता को लिखने का काम 40 साल से भी ज़्यादा चला। इसके पहले ड्राफ्ट 1798 में लिखे गए और आखिरी बार इसे 1839 में बदला गया। यह उनकी मौत के बाद 1850 में छपी। 1850 वाला एडिशन क्या है? यह कविता का सबसे बदला हुआ रूप है, मेजर रिवीजन। यह 1805 वाले रूप से काफ़ी अलग है। इस कविता में क्या है? यह कविता एक कवि के दिमाग के विकास के बारे में है। इसमें रोमांटिसिज्म, इंसान के मन की बातें यानी साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, अच्छाई और बुराई की लड़ाई, स्ट्रगल ऑफ गुड एंड इविल जैसी चीज़ों को बताया गया है। यह ज़रूरी क्यों है? यह इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ख़ास जगह रखती है और आने वाली कई पीढ़ियों के लेखकों और कवियों के लिए प्रेरणा रही है। सीधे शब्दों में कहें तो द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ के दिमाग और सोच की एक लंबी और गहरी यात्रा है, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर लिखा, लेकिन कभी पूरी तरह ख़त्म नहीं कर पाए, और यह उनकी मौत के बाद ही दुनिया के सामने आई। अब हम जानेंगे कि कवि का दिमाग कैसा होता है और वह कैसे काम करता है, खासकर वर्ड्सवर्थ जैसे कवि का। तो कवि का दिमाग खास होता है। इसमें बताया गया है कि कवि का दिमाग बहुत रिच यानी भरा पूरा, ज़्यादातर संवेदनशील, सेंसिटिव और गतिशील यानी डायनेमिक होता है। हर नई खोज जो वह अपने दिमाग के अंदर करता है, वह एक रोमांचक अनुभव, थ्रिल जैसा होता है। कवि का दिमाग भगवान जैसा। कवि की सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी तुलना भगवान से की गई है। इसलिए कवि का दिमाग कैसे विकसित होता है, इसका अध्ययन करना सिर्फ एक मज़ेदार चीज़ नहीं, बल्कि एक तरह से भगवान को समझना या धर्म जैसा है। इंसान का दिमाग ही वह जगह है जहाँ जीवन का सारा नाटक चलता है। ट्रेजेडी, कॉमेडी, इतिहास की सारी बातें और इंसान के गिरने यानी फॉल और फिर से उठने यानी सुधरने यानी रिडेम्पशन की कहानियाँ। बचपन से बड़े होने तक यह दिमाग अनुभवों से सीखता है, प्रतिक्रिया देता है और धीरे धीरे समझदार होता जाता है। यह एक आकार और गहराई लेता है, और कवि के मामले में यह दूसरों से ज़्यादा गहरा होता है। कोई इंसान कैसा बनता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका दिमाग कैसे विकसित हुआ है और किन चीज़ों से उसे जीवन का रस मिला है। कवि पुरानी घटनाओं को याद करता है और देखता है कि उनका उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा। स्टीफन गिल नाम के एक व्यक्ति ने कहा है कि याददाश्त यानी मेमोरी वह चीज़ है जिससे कवि अपने अतीत को टटोलता है। यादें कवि के जीवन के सभी पड़ावों यानी फ्रेजेस को एक साथ बांधती है और कुछ खास अनुभवों को सामने लाती है। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कुछ यादों में एक अजीब सी सुधारने या छुटकारा दिलाने, रिडेम्पशन वाली शक्ति होती है। वे समय के ऐसे पल होते हैं जिसमें एक खास नई जान डालने या चीज़ को बेहतर बनाने की ताकत होती है। सीधा मतलब यह है कि कवि का दिमाग बहुत गहरा, संवेदनशील और अनुभवों से भरा होता है। यादें उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे न केवल उसके अतीत को समझने में मदद करती है, बल्कि उसके जीवन को सुधारने और नई शुरुआत करने की शक्ति भी होती है। यह कविता द प्रिल्यूड इसी तरह के पड़ताल करती है कि कैसे कवि का दिमाग विकसित होता है।
तो अब हम देखेंगे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता द प्रिल्यूड है वो किस बारे में है। यह कवि के बारे में है। द प्रिल्यूड एक तरह से कवि वर्ड्सवर्थ की अपनी कहानी है, ऑटोबायोग्राफिकल है। यह उनके जीवन और सोच के बारे में है। यह दिमाग के बारे में है। यह कविता इंसान के दिमाग और वह कैसे काम करता है इस बारे में है। साइकोलॉजिकल है, डाइडक्टिक है, इसमें नैतिक सीखे भी हैं और यह हमें कुछ अच्छा सिखाते भी हैं। इमेजिनेशन है, हारमनी है। यह कविता अध्यात्म से जुड़ी है। यह कल्पना यानी इमेजिनेशन की असीम शक्ति और दुनिया के सामंजस्य, हारमनी के बारे में बताती है। यह जानने की कोशिश करती है कि कल्पना का क्या रोल है और उसमें कितनी ताकत है, इंटेलेक्चुअल कितना है। भले ही कुछ लोग इसकी सामाजिक प्रासंगिकता यानी सोशल रेलेवेंस पर सवाल उठाएं, लेकिन यह कविता अपनी पहचान ढूंढने और खुद को समझने के बारे में है। यानी सर्च फॉर आइडेंटिटी, खुद को ढूंढने और खुद को समझने यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में है। इसे उस समय लिखा गया था जब पूरा यूरोप नेपोलियन से युद्ध के कारण अस्थिर था। लोग एक स्थिर पहचान और मजबूत मूल्यों की तलाश में थे। यह कविता उस समय के समाज को भी दर्शाती है। यह कविता केवल इंग्लिश रोमांटिसिज्म का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के रोमांटिक आइडियलिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो यह सिर्फ प्रकृति के बारे में नहीं। W.J. हार्वे नाम के एक विद्वान कहते हैं कि द प्रिल्यूड सिर्फ प्रकृति से जुड़ने के बारे में नहीं, यह प्रिल्यूड बड़े शहरों यानी मेट्रोपोलिस, ताकत और राजनीति की दुनिया के बारे में भी है। वर्ड्सवर्थ ने इस कविता को बेहतर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इसमें उन्होंने एक विचार और अनुभव शामिल किए। यह एक ऐसा काम बन गया जिसमें मानव जाति का इतिहास शामिल है। एक इंसान स्वार्थ, सेल्फिशनेस, ह्यूमनिज्म यानी मानवता, साइंस, इमेजिनेशन, एडवेंचर, यूटिलिटेरियनिज्म, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म और चौराहे यानी क्रॉस रोड पर भी खड़ा है। तो सच्ची खुशी की तलाश, द प्रिल्यूड को मानवता की ओर से जीवन में शुद्ध आनंद खोजने की सबसे आखिरी और दिली कोशिश माना जाता है। तो सीधे शब्दों में कहें तो यह कविता वर्ड्सवर्थ के खुद के बारे में है, उन्हें दिमाग के काम करने के तरीक़ों के बारे में है और यह हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह कल्पना की शक्ति, उस समय के यूरोप का माहौल और इंसान की अपनी पहचान और जीवन में सच्ची खुशी खोजने की यात्रा को बताती है। यह सिर्फ प्रकृति नहीं बल्कि जीवन के कई पहलुओं को छूती है। तो आइए जानते हैं कि द प्रिल्यूड जो विलियम वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफी की एक है में कैसी है और इसमें क्या क्या शामिल है। तो यह कवि की अपनी कहानी है। यह कविता एक तरह से कवि की अपनी ज़िंदगी की कहानी है जो समय के हिसाब से आगे बढ़ती है। क्रोनोलॉजिकल नरेटिव है इसमें। दिमाग के विकास की कहानी है, बताती है कि कवि का दिमाग कैसे बढ़ा और विकसित हुआ, खासकर उस समय जब उन्होंने 1798 में अपनी दूसरी बड़ी कविता द रिक्लूज लिखने का सोचा था। 1798 से 1805 के बीच 1798 से 1805 के बीच इसमें कई बदलाव किए गए जिससे इस कविता का रूप और चरित्र बदल गया। इसका मतलब है कि जिस वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड लिखना शुरू किया था वह उस वर्ड्सवर्थ से अलग थे जिन्होंने इसे पूरा किया। यानी लिखते लिखते कवि खुद भी बदल गए थे। कविता के पहले 2 हिस्सों में कवि के बीच बचपन और किशोरावस्था के अनुभवों पर ध्यान दिया गया है। बाद के हिस्सों में दिमाग के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उनके शुरुआती जीवन के अनुभव उनके दिमाग में रह गए थे। वह फ्रांस गए थे ताकि क्रांति यानी रिवॉल्यूशन को करीब से देख सके। उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड दोनों देशों के शहरों और कस्बों को देखा। उन्होंने इंसान के दुखों और उदासी को महसूस किया, जिसे द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का शांत दुख भरा संगीत कहा गया है। फ्रांस और इंग्लैंड के अनुभवों और अपने दोस्तों के बीच बातचीत से उन्होंने जीवन और प्रकृति की कुछ बहुत ही गहरी सच्चाइयों को समझा। इन सब अनुभवों से उन्हें प्रकृति के बारे में अपना खास नज़रिया, फिलोसफी ऑफ नेचर बनाने में मदद मिली।
तो कुल मिलाकर यह पैराग्राफ बताता है कि द प्रिल्यूड सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि यह वर्ड्सवर्थ के अपने जीवन, उनके दिमाग के बढ़ने और दुनिया व प्रकृति के बारे में उनके विचारों के बनने की एक लंबी और व्यक्तिगत कहानी है, जिसमें उनके बचपन के अनुभव और फ्रांस की क्रांति जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं। तो आइए जानते हैं द प्रिल्यूड के पहले हिस्से बुक 1 और उसके मुख्य विचार आइडियाज़ के बारे में। कविता लंबी है, समझना मुश्किल। द प्रिल्यूड एक बहुत लंबी कविता है और इसे किसी एक श्रेणी कैटेगरी में हम रखना मुश्किल है। बड़ी कविता जैसे, पर पूरी तरह से नहीं। यह देखने में किसी एपिक जैसी लगती है। इसकी भाषा लॉफ्टी स्टाइल यानी इसकी भाषा जो है ऊंची यानी लॉफ्टी स्टाइल और गंभीर है, मोरल सीरियसनेस के साथ है। पर इसमें किसी कहानी की तरह लगातार क्रम नहीं है, सीक्वेंशियल नैरेटिव नहीं है, इसलिए इसे पूरी तरह से महाकाव्य नहीं कह सकते। यह कवि की अपनी कहानी है। यह कविता कवि की अपनी ज़िंदगी के बारे में है, ऑटोग्राफिकल पोम है, लेकिन यह कवि की पूरी ज़िंदगी की कहानी नहीं बताती, बल्कि सिर्फ वही घटनाएं या पल बताती है जिनका संबंध कवि के प्रकृति के साथ जुड़ाव से है, और ये वो पल हैं जिसका कवि पर गहरा असर पड़ा। यानी यह बताया गया है कि द प्रिल्यूड एक लंबी कविता है जो कवि के अपने जीवन पर आधारित है, खासकर प्रकृति के साथ उनके अनुभवों पर। यह किसी आम कहानी जैसा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर उन खास पलों पर जोर देता है जिन्होंने कवि की सोच और भावनाओं को गहराई से प्रभावित किया है। आइए जानते हैं कि कैसे कवि के अनुभव खासकर प्रकृति से जुड़े, उनके दिमाग को बनाते हैं और उनकी कविता का क्या मकसद है। कवि के जो अनुभव थे खासकर प्रकृति के साथ, उन्होंने उनके दिमाग को आकार दिया और उसे बढ़ने में मदद की। इन अनुभवों से उन्हें कल्पना के ज़रिए उन चीज़ों को समझने का आनंद मिला जो हमेशा रहने वाला है, यानी इटर्नल और पूरी दुनिया के लिए सच है, यानी यूनिवर्सल है। इस कविता में नैतिक बातें बहुत प्रमुखता से बताई गई हैं और कवि अपने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखते हैं। उन्हें लगता है कि यह उनका नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी है कि उन्होंने जो कुछ सीखा या देखा वह अपने पाठकों को बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया आजकल टू मच विद अस हो गई है, मतलब लोग दुनियादारी की चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। कवि चाहते हैं कि दुनिया को वापस सही रास्ते पर लाया जाए और उसे एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह बनाया जाए। सीधा मतलब यह है कि कवि के अनुभव खासकर प्रकृति के उनके दिमाग को विकसित करते हैं और उन्हें गहरी समझ देते हैं। कवि अपनी कविता के ज़रिए लोगों को नैतिक बातें सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया भौतिक चीज़ों में खो गई है और उन्हें सही राह दिखाकर एक बेहतर और शांत जगह बनाना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि द प्रिल्यूड का जो पहला पार्ट है, बुक 1 है, उसमें वर्ड्सवर्थ किस तरह से धार्मिक कवि थे। तो द प्रिल्यूड का पहला खंड कविता का मुख्य विषय बताता है और यह बताता है कि उनकी बड़ी कविता द रिक्लूज के लिए क्या पृष्ठभूमि है। इसमें कवि के बचपन और स्कूली समय, चाइल्डहुड और स्कूल टाइम का जिक्र है, यानी उनकी ज़िंदगी के शुरुआती सालों का जो आगे के जीवन की नींव रखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से वर्ड्सवर्थ एक गहरे धार्मिक कवि थे। वह लगातार ऐसे अनुभवों के बारे में बताते थे जो आध्यात्मिक हैं। जब साधारण घटनाओं को कल्पना की नज़र से देखा जाता है तो वे असाधारण बन जाते हैं। मैं उनमें कवि सीमित दुनिया यानी हमारा जीवन और असीमित ईश्वर का अनंत के बीच लगातार जुड़ाव देख पाते हैं, जैसे उन्हें स्वर्ग और घर एक साथ मिल गए हों। वर्ड्सवर्थ हर्बर्ट मिल्टन या हॉपकिन जैसे कवियों की तरह धार्मिक नहीं है जो ईसाई धर्म की मान्यताओं पर निर्भर करते हैं। वर्ड्सवर्थ उन मान्यताओं से बंधे नहीं हैं, लेकिन उनके कविता में जो देखने में दुनियादारी सेक्युलर लगती है, आप आसानी से ईसाई धर्म का सार सेंस पा सकते हैं। वह न तो रहस्यमय सुविधाओं की प्रेरणा तरह प्रेरित है और न ही 18वीं सदी के उन तर्कवादियों रेशनलिस्ट की तरह जिन्होंने
भगवान के अस्तित्व को तर्क से साबित करने की कोशिश की। वर्ड्सवर्थ ने अपने अनुभवों को बहुत ज़्यादा ध्यान और संवेदनशीलता के साथ खोजा, उनमें सिर्फ तर्क और कल्पना को एक साथ मिला दिया। कुल मिलाकर यह हिस्सा बताता है कि द वर्ड्सवर्थ का पहला भाग कवि के बचपन और प्रकृति से जुड़ाव पर केंद्रित है। यह दिखाता है कि वर्ड्सवर्थ की धार्मिकता किसी खास धर्म के नियमों से बंधी नहीं थी, बल्कि यह अनुभवों से आती थी, जहाँ वह साधारण चीज़ों में भी आध्यात्मिकता देखते थे और तर्क और कल्पना को मिलाकर जीवन की गहरी सच्चाई को समझते थे। आइए और जानते हैं कि द प्रेल्यूड की बनावट कवि के दिमाग के बढ़ने और प्रकृति के असर के बारे में क्या बता रही है। द प्रेल्यूड का पहला खंड प्रकृति के एक बहुत ही आनंददायक अनुभव से शुरू होता है, जैसे कि उनकी एक और कविता टिंटन एबे में बताया गया है। फिर वह कविता बचपन में प्रकृति के साथ हुए कुछ खास मुलाकातों के बारे में बताती है। यह घटनाएं किसी क्रम में नहीं है, बल्कि वे यादों में बसी हुई है और उन्हें याद करके बताया गया है। इन यादों का केंद्र प्रकृति ही है। प्रकृति ने ही कवि के व्यक्तित्व को बनाया और उनके नैतिक स्वभाव को निखारा। प्रकृति से जो शक्ति मिली, उसकी वजह से कवि दुनिया की बेरहमी और सिर्फ पैर के पीछे भागने वाली सोच से बचे रहे। उन पर इसका बुरा असर नहीं पड़ा। प्रकृति की हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत ध्यान से बताया गया है। हर छोटी घटना से कवि को बहुत ज़्यादा आनंद और सुकून मिलता है, जैसे वह प्रकृति के बिल्कुल करीब पहुंच गए हों। प्रकृति ने इतने करीब होने से कवि को जीवन की एक बड़ी सच्चाई और दुनिया को देखने का एक खास नज़रिया मिला, जो एक ही समय में दुनियावी भी लगता और आध्यात्मिक भी। कविता घटनाओं के क्रम से नहीं, बल्कि अलग अलग विषयों के हिसाब से बनाई गई है, यानी क्रोनोलॉजिकल तरीके से नहीं है, थीमेटिकली बताई गई है। H.M. अब्राम्स नाम के एक विद्वान कहते हैं कि कविता कवि के दिमाग के विकास को 3 चरणों में बांटती है। हालांकि यह प्रक्रिया चलती रहती है। यह विकास आसान नहीं है। इसमें निराशा और उदासी के दौर, क्राइसिस ऑफ एपैथी एंड डिस्पेयर भी आते हैं, लेकिन दिमाग फिर से खड़ा होता है और ज़्यादा गहराई, संवेदनशीलता और समझ के साथ पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। यह सब मुश्किल अनुभवों से आता है। कविता खुशी के भाव से शुरू होती है। हवा शांति और सुकून लाती है, फिर एक हल्की हवा तेज होकर आंधी बनती है और फिर बसंत आता है। यह कविता के मुख्य विषय से मेल खाता है, प्रकृति की सुंदरता और इंसान के अपने आप को खोजने की यात्रा। द प्रेल्यूड के कुछ हिस्से, खासकर शुरुआत वाले खंड, बहुत ही प्रभावशाली हैं और जीवन व प्रकृति के प्रति वर्ड्सवर्थ के नज़रिए की तारीफ करते हैं। बचपन के अनुभव ही कवि की आत्मा के लिए बीज बोते हैं। कविता की जो दार्शनिक नींव, फिलोसफिकल फाउंडेशन है, वह सिर्फ बताई नहीं गई है, बल्कि उसका गहराई से विश्लेषण किया गया है। स्टीफन गिन कहते हैं, द प्रेल्यूड अनुभवों पर आधारित कविता है और इसकी नींव शुरुआती खंडों में ही पड़ जाती है। तो यह हिस्सा बताता है कि द प्रेल्यूड प्रकृति के साथ कवि के अनुभवों और उनके दिमाग के विकास की कहानी है, जिसमें बचपन की यादें बहुत खास हैं। कविता हमें सिखाती है कि कैसे प्रकृति हमें दुनियादारी से बचा सकती है और हमें जीवन की गहरी सच्चाई से जोड़ सकती है। यह कविता अनुभव पर आधारित है और कवि के अपने विचारों और भावनाओं को दिखाती है। द प्रेल्यूड एक द प्रेल्यूड एक ऑटोबायोग्राफिकल पहलू पर जोर दे रहा है और बता रहा है कि कैसे उनके अपने जीवन के अनुभव, खासकर प्रकृति से जुड़े, उनकी सोच को बनाते हैं। इस कविता को पढ़ते हुए हम सीधे सीधे कवि के अपने जीवन में पहुंच जाते हैं। स्टीफन गिल नाम के व्यक्ति भी कहते हैं कि यह कवि के शुरुआती जीवन पर कविता है या कवि के दिमाग के विकास पर कविता है। वर्ड्सवर्थ ने इसे खुद भी अपने दोस्तों को अपने शुरुआती जीवन पर कविता बताया था। वर्ड्सवर्थ इसे एक लंबी
दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल और आत्मकथात्मक कविता बनाना चाहते थे। हालांकि इसे कभी पूरा नहीं कर किया गया, लेकिन यह द रिक्लूस के लिए एक भूमिका प्रीफेस के तौर पर शुरू हुई है। बहुत ज़्यादा बदलावों और काट छांट के बाद यह 13 खंडों की यह बहुत बड़ी महाकाव्य जैसी रचना बन गई है। इसमें 2 दर्शन है, वह सिर्फ जीवन की साधारण घटनाओं से नहीं आता बल्कि विश्वास की एक गहरी भावना से आता है। समय के साथ इसका दार्शनिक और आत्मकथात्मक पहलू इसकी मूल भूमिका होने की पहचान से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम इसे समय के हिसाब से देखें तो यह कविता 1798 एक वर्ड्सवर्थ के जीवन का एक रिकॉर्ड है जब उन्होंने द रिक्लूस लिखने का विचार किया। यह मुख्य रूप से कवि के दिमाग के विकसित होने के बारे में है, जो पूरी तरह से परिपक्व यानी फुल मैच्योर हो जाता है। कवि बचपन और शुरुआती जीवन की घटनाओं को चुनते हैं, लेकिन उनके घटने के क्रम या महत्व के हिसाब से नहीं, बल्कि इस आधार पर कि उन्होंने उन्हें कैसे महसूस करवाया। कुछ अनुभव उन्हें दूसरों से ज़्यादा याद रहते हैं। द प्रिल्यूड एक तरह से आत्मा की जीवनी है, जागरूकता की कहानी, और यह बताती है कि इंसान का दिमाग कैसे प्रकृति के साथ जुड़कर पोषण पाता है। कवि को 1798 से पहले का अपना वह दौर याद है जब उनका दिमाग लगातार नए विचार और प्रकृति के प्रभावों को ग्रहण कर रहा था। प्रकृति और जीवन के अनुभवों ने उनकी कविता और लेखन यानी पोज और लिरिक पोइट्री को आकार दिया। ये फलदायक पल जिन्हें स्पॉट्स ऑफ टाइम यानी समय के बिंदु कहा गया है, यानी जीवन की छोटी छोटी घटनाएं समझ और ज्ञान के दरवाजे खोलती है। यह एक तरह की आज़ादी है जहाँ व्यक्ति प्रकृति के सिद्धांतों के दायरों में रहकर भी समझ, ज्ञान और आनंद प्राप्त करता है। यानी एक उदाहरण एल्फिल पिनेस यानी एक छोटी सी नाव का अनुभव। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि इसने कवि को होने के अज्ञान तरीके की गहरी समझ दी। उन्हें यह समझ सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि रंगों में महसूस हुई। ये याद की हुई घटनाएं उनके दिमाग को इस तरह बनाती है कि वह दुनिया को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं और समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। यह पैराग्राफ जो भी हमारे पास इनका जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है, इसमें बताया गया है कि द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ के अपने जीवन और दिमाग के विकास की बारे में है। यह उन अनुभवों पर केंद्रित है, खासकर प्रकृति से जुड़े, जिन्होंने उनकी सोच और समझ को गहराई से प्रभावित किया। कविता दिखाती है कि कैसे ये अनुभव उन्हें स्पॉट द टाइम कहा गया है, उन्हें जीवन की गहरी सच्चाइयों और नैतिकता को समझाने में मदद करते हैं। एक कवि का जीवन दरअसल इस बात की कहानी है कि कैसे उसकी कल्पना शक्ति उसे खुद को दूसरों के मुकाबले समझने में मदद करती है। बाहर से अनुभव हमारी अंदरूनी समझ या एहसास को बढ़ाने में मदद करते हैं। सारे अनुभव एक जैसे नहीं होते, उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो इस अंदरूनी समझ को पोषित करते हैं। द प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ ऐसे ही खास अनुभवों को चुनते हैं। कभी कभी वे आधे अधूरे याद होते हैं और उन्हें फिर से अपनी कविता में जीवित करते हैं। उनका मकसद हमेशा यह दिखाना होता है कि उनकी समझ का बोध का विकास कैसे हुआ। उनकी कविता में सिर्फ उनकी ज़िंदगी की सीधी सादी कहानी बायोग्राफी कर ढूंढना बेकार है। इसके बजाय यह ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि उनकी जीवनी की मदद से हम उनकी कविता की गहराई और जो भी डायमेंशन और डेप्थ है को समझें। उन्होंने बचपन में कोयल की आवाज़ बहुत ध्यान से सुनी, जैसे कि लगभग हर बच्चा कहता है। ज़रूरी बात यह है कि पक्षियों की आवाज़ों को सुनकर लगातार आनंद लेने से उन्हें वह चीज़ समझ में आई जो इंसान और प्रकृति को गहराई से जोड़ती है। कविता में बताई गई ज़िंदगी की हर छोटी घटना का यही शानदार काम है, वह किसी बात का खुलासा करती है और जीवन के प्रति एक सोच या दर्शन बनाने में मदद करती है।